हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का कुछ मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके 10th एग्जाम के साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्या होने वाला है, वीवीआई रहने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम लोग विश्व के इतिहास से करने वाले हैं, और विश्व के इतिहास से जो है अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी फ्रेंड से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। और यदि हम लोग बोर्ड की दृष्टिकोण से देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम लोग 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारा उम्मीद है कि 2025 में सोशल साइंस के क्षेत्र में 95 पार कर जाना है, ठीक ना। अब की बार 95 पार, ठीक ना। अब की बार क्या, 95 पार। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। देखिए, यंग यूरोप की जो स्थापना किया था वो मेज ने किया था। किस दौरान, तो इटली के एकीकरण के दौरान। कब किया था, तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन भी आया रहता है, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। तो यंग इटली की जो स्थापना किया था मेज ने, वो 1831 ईस्वी में किया था, और यंग यूरोप की जो स्थापना किया था मेज ने, वो 1834 ईस्वी में किया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था। तो देखिए, यूनान जो है अपने सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र में विकसित होते हुए भी एक छोटा सा देश तुर्की का क्या था, गुलाम था। तुर्की और यूनान के संयुक्त सेना के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और यूनान क्या हुआ था, स्वतंत्र हो गया था। किसके तहत, तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ था। कब, 1832 ईस्वी में, ठीक है ना। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ, यूनान को स्वतंत्रता मिला। अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए, गैरीबाल्डी जो है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था, ठीक ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। लेकिन अगर जो पूछेगा मेजनी, जिनका पूरा नाम है जुसेप मेजनी, मेजनी पेशे से क्या था, तो मेजनी जो है पेशे से एक वकील था, ठीक ना। मेजनी पेशे से क्या था, एक वकील था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने, ठीक ना, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक ना, प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क किया था। किसके दौरान किया था, तो जर्मनी के एकीकरण के दौरान, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण के दौरान जो है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था, बिस्मार्क किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई। देखिए, जब वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब, 1815 ईस्वी में। तो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन को क्या किया गया था, फ्रांस से समाप्त कर दिया गया था, और पुनः बुर्बो वंश की स्थापना हो गई थी, ठीक ना। और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जो है फ्रांस का शासक कौन बना था, तो लुई 18वां बना था, ठीक ना। लुई 18वां। लुई, देखिए फ्रांस के जो शासक होते हैं उसके नाम के आगे लुई लगाया जाता है, ठीक ना। अगर लुई आप जिस शासक के नाम के आगे लग रहा है, समझिए वो फ्रांस का ही शासक होगा। कहाँ का शासक होगा, फ्रांस का ही शासक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट करवाया था। कब करवाया था, तो वो 1806 ईस्वी में करवाया था, ठीक ना। ये जर्मन राइन राज्य आखिर होता क्या है, तो सुनिए। जर्मनी जो है पहले 300 छोटे छोटे भागों में क्या था, बटा हुआ था, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी को 39 रियासतों का एक संघ बना दिया था। कब, तो वो बनाया था 1806 ईस्वी में, ठीक ना। 1806 ईस्वी में बनाया था, और इसी
हम 39 रियासतों के संघ को जर्मन राइन राज्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो जर्मन राइन राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक ना, जर्मन राइन राज्य के नाम से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारी आन जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो वो फ्रांस का है, ठीक ना। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र, ठीक ना। 1830 के बाद जो है फ्रांस की क्रांति के बाद ये लुई फिलिप वहां का शासक बना था, जो कि क्या था? निरंकुश था, ठीक ना, निरंकुश था। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? आप सभी को इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि चार्ल्स दशम जो है अपना प्रधानमंत्री किसको चुना था और लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री किसको चुना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के दौरान कुल 3 युद्ध हुआ। पहला डेनमार्क पर हमला हुआ था, कब? तो 1864 ईस्वी में। दूसरा ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था, कब? तो 1866 ईस्वी में। और तीसरा जो हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में, ठीक ना, 1870 ईस्वी में। तो हमसे पूछ रहा सेडाओं के युद्ध के बारे में। तो सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडाओं के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ था, क्योंकि विलियम प्रथम जो है प्रसा का जो शासक था उस वक्त का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है ना, उस वक्त का क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है सीडोन के युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना। किसके युद्ध के बाद? सीडोन के युद्ध के बाद, यानी डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तभी जस्ट हम बताए हैं ऊपर इसका आंसर कि नेपोलियन जो है जर्मनी में राइन राज्य संघ का क्या किया था? निर्माण किया था। नेपोलियन जर्मनी में राइन राज्य संघ का क्या किया था? निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो देखिए, जालवेरिन जो है एक प्रकार का व्यापारियों का संस्था था। किसका? व्यापारियों का संस्था था जालवेरिन। और जालवेरिन का स्थापना कौन किया था? तो जालवेरिन का जो स्थापना किया था, ठीक है ना, वो कौन किया था? तो प्रसा किया था, ठीक है ना। कौन किया था? प्रसा। व्यापारियों का संस्था था ये जालवेरिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हंगरी की भाषा क्या है? तो देखिए, हंगरी की जो भाषा है वो क्या था? मैग्यार था। हंगरी की भाषा क्या था? मैग्यार। हंगरी की भाषा का नाम क्या है? मैग्यार। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि हंगरी की राजधानी क्या है। हंगरी की राजधानी क्या है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया था? तो 1806 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। कब किया था? 1806 ईस्वी में किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय, ठीक है ना। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो इससे पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या हुआ था? विस्तार हुआ, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखिए, यूरोप का मरीज जो है ना, तुर्की को कहा जाता है। अब ये सब बता देता है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये सुनिए। आप लोग यदि कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, यदि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आप जरूर पढ़े होंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में एक पॉइंट कि 1829 ईस्वी में जो है एक संधि हुआ था, और इस संधि को हम लोग जानते हैं एड्रियानोपुल की संधि। इस संधि के दौरान जो है तुर्की पूरी तरीका से कमजोर हो चुका था, और इसी कमजोरी के वजह से यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त संपूर्ण यूरोप में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया,
ये सभी मैन जो देश था, जो ताकतवर देश था, वो सभी यूनान का साथ दे रहा था। और उस वक्त मात्र एक ही देश था, ठीक ना, मिस्र, जो तुर्की का साथ दे रहा था। और तुर्की का साथ दे रहा था, ठीक ना। क्या हुआ, तुर्की की संयुक्त सेना और यूनान की संयुक्त सेना में क्या हुआ, नावरीनों की खाड़ी में युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की बुरी तरीका से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और इसी एड्रियानोपल की संधि के बाद जो है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, ठीक ना। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे यूरोप में 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक। तो 1848 का जो युग है, यहां तक मेटरनिक युग है। यानी इससे ये पता चल गया कि 1848 में क्या हुआ था, मेटरनिक का पतन हो चुका था। हालांकि देखिए, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया बहुत छोटा सा राज्य था, लेकिन ये अकेले पूरा यूरोप को, ठीक ना, पूरा यूरोप को अपने बस में कर लिया था। ऑस्ट्रिया जो है बहुत छोटा सा देश, लेकिन ये पूरा यूरोप को अपने बस में किया था। लेकिन होता है ना, प्रत्येक शेर का एक सवा शेर होता है। नए नए राजा आते गए, जैसे ये काउंट काबूर हो गया, बिस्मार्क हो गया, फिर ये सब क्या किया, इसके मतलब कि इसके शासन को क्या किया, बुरी तरीका से पराजित किया। और धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार क्या हुआ, पूरा तरीका से फैल गया। चलिए, तो हम लोग कहाँ क्वेश्चन थे कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो मेटरनिक का पतन जो है मई 1848 में हुआ था, मई 1848 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई थी। तो बुर्बो वंश का हुआ था। किसका, बुर्बो वंश का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो देखिए, मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। और इसकी स्थापना जो है मेजनी 1820 ईस्वी में किया था, ठीक ना। कब किया था, तो 1820 ईस्वी में मेजनी इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जालबेरिन एक संस्था थी, यानी जालबेरिन जो है कैसी संस्था थी। तभी जस्ट बताएं, व्यापारियों की एक संस्था थी, है ना। जालबेरिन कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। देखिए, अभी इसका हम लोग चर्चा कर रहे थे, एड्रियानोपल की संधि आ गया। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो किसके साथ हुई थी, तो यूनान और तुर्की के साथ हुआ था। यूनान की संयुक्त सेना, जैसे हो गया रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब के साथ, और तुर्की के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए, गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, ये एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। तो यूरोप में जब हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, यूरोप के अंतर्गत आएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है वो कौन किया था, बिस्मार्क किया था, ठीक ना। बिस्मार्क ये प्रसा का चांसलर था, ठीक ना। कहाँ का चांसलर, प्रसा का। विलियम प्रथम जो है इसको अपने चांसलर के रूप में नियुक्त किया था, बिस्मार्क को, ठीक ना, बिस्मार्क को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो साहित्य ज्ञान विज्ञान जो है यूनान के लिए, ठीक ना, यूनान। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब, 1871 ईस्वी में। और इसी संधि के तहत किसका एकीकरण हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे ऊपर भी आ चुका है। तो ये सीडोन के युद्ध के बाद क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक ना, सीडोन के युद्ध के बाद। यंग यूरोप की स्थापना किसने की।
तो यंग यूरोप बोले या यंग इटली बोले, उसकी स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने किया था, ठीक है ना। कौन किया था? मेजनी किया था। फिर आगे यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी। मेजनी का पूरा नाम क्या था? तो ज्यूसेप मेजनी। मेजनी का पूरा नाम क्या था? ज्यूसेप मेजनी। सीडोन का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए सीडोन का युद्ध जो है 1870 में हुआ था, अभी पीछे बता चुके हैं। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच। किसके बीच? फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था, ठीक ना। किसका युद्ध? तो सीडोन का युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? देखिए उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी समझिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चन को कितना टाइम में पूछा है। पहले तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ, सीडोन का युद्ध कब हुआ, सीडोन का युद्ध कहाँ हुआ, तब कहाँ हुआ। सीडोन वो स्थान है, सीडोन में ना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, और वियना सम्मेलन के बाद क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया। अगर जो हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का जो फ्रांस में शासन रहा, वो 1793 से लेकर के कहाँ तक? 1800, ठीक ना, 1814 ईस्वी तक रहा, ठीक ना, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन। और लुई 16वां को जो है 1793 ईस्वी में क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। लुई 16वां को 1793 ईस्वी में क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। लुई 16वां का विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेट से हुई थी। किससे हुई थी? मेरी अंतोइनेट से। मेरी अंतोइनेट से हुई थी। जो कहाँ की राजकुमारी थी? वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना किस देश की राजधानी है? तो वो जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए क्रीमिया का युद्ध जो है वो 1853 से 1854 में हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध। और देखिए एक और क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1904 से 5 में। 1904 से 5 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था वो रूस और जापान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? तो रूस और जापान के बीच। ये हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद में। तो क्रीमिया के युद्ध, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853 यदि नहीं दे रहा था 1854 हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था। लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए नेपोलियन संहिता बोले या नेपोलियन कोड बोले, दोनों क्या है? बात बराबर है। अदर पब्लिकेशन में जो है अलग अलग पब्लिकेशन में जो है अलग अलग नाम से इसको जानता है। कहीं नेपोलियन संहिता देता है तो कहीं नेपोलियन कोड देता है। दोनों का मतलब वही हुआ। और नेपोलियन संहिता बोले या नेपोलियन कोड बोले, उसकी स्थापना जो है वो जो लागू हुआ था कब हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। और इसके तहत नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस में कुछ नियम अपनाए, कुछ कानून अपनाए। और ये कानून जनता को क्या लगा? अच्छा लगा। और उसको लग रहा था कि नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट जो है हमारे लिए क्या एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में चयनित हुआ है। लेकिन मेटरनिक क्या किया? इसको किसी ना किसी प्रकार से अपने जाल में फंसाकर इसको क्या किया? वहां से शासन का इसका खात्मा कर दिया। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1814 ईस्वी में समझिए क्या हुआ? गद्दी छोड़ दिया, ठीक ना। लास्ट 1814 यानी हम कह सकते हैं 1815 ईस्वी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का
अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन बोले या वियना कांग्रेस बोले? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वो मेटरनिक था, ठीक ना। कौन था? मेटरनिक। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि वियना सम्मेलन किन किन देशों के बीच हुआ था। वियना सम्मेलन किन किन देशों के बीच हुआ था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मेटरनिक जो है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को क्या करना? पुनः प्रारंभ करना। यानी लुईस 16वां के समय का जो व्यवस्था था उसको क्या करना चाहता था मेटरनिक? पुनः से आरंभ करना चाहता था, पुनः प्रारंभ करना चाहता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो काउंट काबूर की जो मृत्यु हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 1862 ईस्वी में। और इसके बाद जो है विक्टर इमैनुअल क्या किया था? इटली का एकीकरण किया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? देखिए वहां पर क्वेश्चन था, जस्ट अभी पीछे आया कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधक देश कौन था। यहाँ आ गया कि विरोधी कौन था। तो विरोधी बोले या बाधक बोले, बात बराबर है। क्वेश्चन पूछने का अपना अपना तरीका होता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया ही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया ही क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण बोले या इटली का एकीकरण बोले, दोनों जो है वो 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? पूरा हो गया था। 1871 ईस्वी में पूरा हो गया था। देखिए लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो देखिए लाल कुर्ती का जो गठन है वो कौन किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी किया था। कौन किया था? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये एक नाविक था। आप लोग को और मजेदार बता दें कि ये लाल कुर्ती का गठन भी जो है एक युवाओं का गठन था, एक युवाओं का संगठन था, जिसमें मेजनी के पास लगभग 10,000 सेना था। और इन्होंने जब सिसिली और नेपल्स पर अपना हमला किया तो इसके पास टोटल 30,000 सेना हो गया था। कितने हजार? 30,000 सेना हो गया था। उसके बाद जब इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तभी इनका मुलाकात किनसे हो गया था? काउंट काबूर से हो गया था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस योजना को स्थगित कर दिए और अपने जितने भी धन था उनको इटली के नाम कर महान राष्ट्रवाद का परिचय दिए। कौन? गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जालबेरिन जो है कुस्तुनतुनिया के संधि के जस्ट 2 साल बाद हुआ था, यानी 1834 ईस्वी में। आप लोग को बताना है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में। गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो देखिए गोस्टिन की संधि जो है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, इसलिए हो सकता है 2025 में पूछ दे। इसलिए हम क्या किए, इस क्वेश्चन को आज के सेशन में लाए हैं। गोस्टिन की जो संधि हुआ था वो 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना बोले या किस देश का ज्ञान साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा, उस सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान ही हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी नोट्स को हम फ्री में प्राप्त करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। आप वहां से क्या हो सकते हैं? टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो 1829 ईस्वी में हुई थी, तुर्की और यूनान के बीच। सीडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सीडोन का युद्ध जो है प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो वो 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ये जो वर्ष था वो 1832 था और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 ईस्वी में हुआ था।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। 55 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि गीजो को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया था? गीजो को अपना प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया था? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध जो है 1866 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच किसके कारण हुआ था? तो सीमा संबंधी विवाद को लेकर हुआ था। सीमा संबंधी विवाद को लेकर हुआ था। ओटो को निम्न में से कहां, क्या क्वेश्चन है, ओटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान का राजा घोषित किया गया था। ओटो को कहां का राजा घोषित किया गया था?